हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो आप एक बार विश्वास करके तो देखिए, इसमें जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 1 संख्या पद्धति, इस अध्याय के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपसे 28 अंक में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं, इस प्रकार से। इसके बाद जो तीसरा भी महत्वपूर्ण है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नों को समझने वाले हैं, जो कि 100% जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप 75 में से कम आप 60 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। 75 में से आप कम से कम 60 अंक प्राप्त कर सकते हो यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक और 3 अंक में पूछा जाता है कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 0.88, यहाँ पर आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 0.88, इस प्रकार से आगे डेड डैश दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए इस प्रकार से उसको आपको x के बराबर मान लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा माना x बराबर इस प्रकार से 0.88, इस प्रकार से हमने लिखा और डेड डैश लगाया। इसका मतलब क्या है कि 8 यहाँ पर अनंत बार होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 जो है संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो जब एक संख्या रिपीट होती है तो दोनों पक्षों में हम कितना का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर इस प्रकार से 2 संख्याएं रिपीट हो रही होती, इस प्रकार से 8 5, तो हम कितने का गुणा करते, 2 संख्या मतलब 2 जीरो 100 में होते हैं तो हम 100 का गुणा करते। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। इस तरफ भी हम 10 का गुणा करेंगे और यहाँ पर इसमें भी हम 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 पक्ष होते हैं, एक LHS होता है, एक RHS होता है, बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। तो दोनों पक्षों में यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि 8 एक ही संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमने लिखा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बाएं पक्ष में 10 का गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा, बराबर का चिन्ह जाके था। इसमें भी हम 10 का गुणा करेंगे तो हमने लिखा 0.88, इस प्रकार से लिखा, डेड डैश लगाया। जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से संख्या आ जाएगी, 10x यहाँ पर आ जाएगा। और जब हम 10 का गुणा करेंगे तो जो हमारा दशमलव यहाँ पर है, एक अंक अंदर पहुँच जाएगा इस प्रकार से। तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। 8 के बाद अब 0 को लिखें चाहे ना लिखें, यहाँ पर 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। तो दशमलव हमारा एक अंक अंदर पहुँच जाएगा। जब हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव आ जाएगा 8 दशमलव, इस प्रकार से 8 इस प्रकार से आ जाएगा। आप चाहें तो 8 को कितनी ही बार लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 4 बार लिखा और इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देना है, घटा देना है। तो इस वाले पक्ष में से हम इस वाले पक्ष को माइनस करेंगे, बाएं पक्ष में से हम बाएं पक्ष को माइनस करेंगे और दाएं पक्ष में से हम दाएं पक्ष को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 में से आपको 2 को घटा देना है। तो समीकरण 1 - 2 से हमने लिखा समीकरण
1 माइनस 2 से। इस प्रकार से आप बीच में ऋण चिन्ह भी लगा सकते हैं। समीकरण 1 ऋण 2 से। तो 10x में से हम 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर हमने लिखा 10x माइनस x। इस वाली संख्या में से हम इस वाली संख्या को घटाएंगे तो 8.88 इस प्रकार से हमने लिखा। माइनस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर 0.88 इस प्रकार से हमने लिखा। तो 10x में से जब हम 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9x बचेंगे, बराबर का चिन्ह जाके था। अब 8 में से 8 घटाएंगे 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 8.00 आ जाएगा। और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो हम 0 हटा सकते हैं। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम x का मान निकालेंगे तो जो गुणा की संख्या होती है बटे में आ जाती है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8/9 होगा। यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस संख्या को किस में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार से इसका p/q रूप क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जो है 3 अंक या 4 अंक में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, इसलिए आपको सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 3 अंक या 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण कीजिए, हरों का परिमेयकरण कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे हम यदि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देख लेना है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि इस संख्या का हर का परिमेयकरण कीजिए, 1/7 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। इस प्रकार से आपको लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, जब भी नीचे एक संख्या हो तो इस संख्या का हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अर्थात अंश में भी हम इस संख्या से गुणा करेंगे और हर में भी हम इसी संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो हर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्णी 7 दी गई, तो कर्णी 7 का हम अंश व हर में गुणा करेंगे इस प्रकार से। तो यह हर का परिमेयकरण हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर की संख्या का गुणा हम ऊपर की संख्या से करेंगे, तो कर्णी 7 का गुणा 1 से करेंगे तो कर्णी 7 आ जाएगा। बटे में यहाँ पर कर्णी 7 का गुणा कर्णी 7 से करेंगे। तो जब भी समान कर्णियों का गुणा होता है तो कर्णी से संख्या बाहर आ जाती है। 7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 × 7 जोड़ी बन जाएगी तो संख्या कर्णी से बाहर आ जाएगी। तो कर्णी 7 का गुणा कर्णी 7 से करेंगे तो संख्या जो है कर्णी से बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कर्णी 7/7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको नीचे एक संख्या दी जाए, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो इस प्रकार से आपको उसी संख्या का अंश व हर में गुणा कर देना, इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको नीचे 2 संख्या दी जाए, हर में आपको नीचे 2 संख्या दी जाए, तो आप इनका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन को तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 1/7 माइनस कर्णी 6 दिया गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हर में यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं। तो जब भी नीचे 2 संख्या होती हैं तो केवल यहाँ पर हम चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो ऋण की जगह क्या आ जाएगा, धन चिन्ह आ जाएगा। और इस पूरी संख्या का गुणा हम नीचे और ऊपर करेंगे। अंश में भी हम इस संख्या से गुणा करेंगे और हर में भी हम इसी संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हर का परिमेयकरण करने पर। तो सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है आपको इस प्रकार से इस संख्या को लिख लेना है, कर्णी 7 माइनस कर्णी 6।
अब इसके बाद हम इसी संख्या का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, अंश में भी हम करेंगे और हर में भी करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल देते हैं। यदि यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो हम धन चिन्ह लगाएंगे और गुणा करेंगे, यदि यहाँ पर धन चिन्ह होता तो हम ऋण चिन्ह लगाते। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो करनी 7 को हमने जाकेता लिखा, ऋण की जगह क्या आ जाएगा, धन चिन्ह आ जाएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा, और करनी 6 को हमने जाकेता लिखा। इसी प्रकार से नीचे भी हम इसी संख्या से गुणा करेंगे, करनी 7 प्लस चिन्ह आ जाएगा और करनी 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी नीचे दो संख्या होती हैं तो केवल आपको चिन्ह को बदल देना है। यदि माइनस चिन्ह है तो आपको प्लस चिन्ह लगा देना है, और प्लस है तो आपको माइनस चिन्ह लगा देना है। इसके बाद हम इस संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे, एक का गुणा यदि हम करनी 7 प्लस करनी 6 से करेंगे तो जाकेता संख्या आ जाएगी करनी 7 और प्लस करनी 6, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही की वही संख्या आ जाती है। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सरसमीका होती है। यदि इस प्रकार से दो ब्रैकेट दिए जाएं, a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार से माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह a प्लस बी a माइनस बी, तो जो सरसमीका होती है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग होता है। तो यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो a का मान कितना हो जाएगा, करनी 7, b का मान करनी 6 हो जाएगा। तो हम इस डायरेक्ट यहाँ पर मान रखेंगे। तो यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी आगे भी हो सकता है, a प्लस बी पीछे भी हो सकता है। तो इसकी जो सरसमीका होती है a वर्ग ऋण b वर्ग होती है। तो हम डायरेक्टली इसमें मान रखेंगे a का वर्ग मतलब करनी 7 का वर्ग आ जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह को हम जाकेता लगाएंगे, b का वर्ग मतलब हो जाएगा यहाँ पर करनी 6 का वर्ग। तो यहाँ पर हमने करनी 6 और वर्ग को हमने जाकेता लगाया। तो इस प्रकार से आप इस सरसमीका के प्रयोग से यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो करनी 7 प्लस करनी 6 को हमने जाकेता लिखा, नीचे यहाँ पर करनी 7 का वर्ग निकालना है। तो करनी 7 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, करनी 7 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे। जब भी समान करनी होती है तो करनी से संख्या जो है बाहर आ जाती है, तो 7 गुणित 7 लिखेंगे, जोड़ी बन जाएगी। तो करनी 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 7 लिखा। इसी प्रकार से माइनस चिन्ह जाकेता, करनी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। करनी 6 को हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो करनी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो करनी 7 प्लस करनी 6, और 7 में से यदि हम 6 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके बाद आप चाहें तो 1 बटे में लिख भी सकते हैं, या फिर यदि हम 1 को हटा दें तो करनी 7 प्लस करनी 6, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर इनमें भी यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इस प्रकार से 2-2 संख्या वाले हैं तो इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 बटे करनी 2 वाला क्वेश्चन 3 अंक में पिछली साल त्रिमासिक परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 1 बटे करनी 2, इसलिए इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो प्रश्नांक 18 में क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है यह जो है त्रैमासिक परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 3 अंक या 4 अंक में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो पहला क्वेश्चन है 3 प्लस करनी 3 इंटू दिया गया है, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करनी 2 दिया गया है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो बीच में क्या चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो सबसे पहले 3 का गुणा हम इस संख्या से करेंगे, इसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे, करनी 3 का गुणा भी हम इस संख्या के साथ करेंगे। तो सबसे पहले 3 को हम इसके साथ लिखेंगे, 2 प्लस करनी 2 के साथ, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाया हमने। अब करनी 3 को भी हम इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने करनी 3 को जो है 2 प्लस करनी 2 के साथ लिखा। इसके बाद हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस चिन्ह जाके था। 3 का गुणा करनी 2 से करेंगे तो 3 करनी 2 आ जाएगा। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था, करनी 3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 करनी 3 आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर कर्णी 3 का गुणा जब हम कर्णी 2 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा। कर्णी 3 का गुणा कर्णी 2 से करेंगे तो इस प्रकार से होगा कर्णी 3 इंटू 2। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, कर्णी 6 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम कर्णी वाली संख्या को आगे लिख दें इस प्रकार से 3 कर्णी 2 प्लस 2 कर्णी 3 प्लस कर्णी 6 और संख्या को यदि हम प्लस 6 को पीछे लिख दें, इस प्रकार से हमने पीछे लिखा तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, या फिर चाहें तो आप इसी प्रकार से भी लिखा रहने दे सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 दिया गया है प्लस 3 कर्णी 2 दिया गया है प्लस 2 कर्णी 3 दिया गया प्लस कर्णी 6 दिया गया, यही है जो राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया है 5 प्लस कर्णी 5 इंटू 5 माइनस कर्णी 5। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, यदि a प्लस बी एक ब्रैकेट में है इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसकी जो सरसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। यदि हम तुलना करें तो a का मान कितना होगा, 5 होगा, b का मान कर्णी 5 होगा। तो हम इसको डायरेक्टली फार्मूला में रखेंगे तो a की जगह a का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, वर्ग जाकिता लगाएंगे, माइनस चिन्ह जाकिता। b की जगह b का मान कितना रखेंगे, कर्णी 5 रखेंगे और वर्ग को हम जाकिता लगाएंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। 5 को हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो 5 का 5 से करेंगे, कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। इसके बाद माइनस चिन्ह जाकिता। कर्णी 5 का वर्ग हमें निकालना है, तो जब भी समान कर्णी होती है तो कर्णी से संख्या बाहर आ जाती है। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25, या फिर 5 की जोड़ी बन जाएगी तो 5 जो है कर्णी से संख्या बाहर आ जाएगी। तो कर्णी 5 का वर्ग 5 होता है। इसके बाद 25 में से यदि हम -5 को माइनस कर दें, 5 को यदि हम घटा दें तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद नीचे भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों को जो है सरल कीजिए। इस प्रकार से यह क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद जो है इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। 3 अंक या 4 अंक में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, सरल कीजिए। इस प्रकार से 2 पर 2/3 की घात इंटू में दिया गया है 2 पर 1/5 की घात। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 पर 2/3 की घात इंटू में दिया गया है 2 पर 1/5 की घात। तो आपको ध्यान रखना है, जो नीचे की संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इस प्रकार से तो आपको ध्यान रखना, जब आधार समान हो, यहाँ पर 2 और 2 क्या है, आधार हैं, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इस प्रकार तो आपको एक नियम ध्यान रखना है, यदि a पर m की घात है, इंटू का चिन्ह बीच में गुणा का चिन्ह है, और a पर n की घात है, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं a और a यहाँ पर आधार हैं, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर a पर कितने की घात आ जाएगी, m प्लस n की घात आ जाएगी। इस प्रकार से यह नियम होता है। तो यहाँ पर आधार समान है, 2 यहाँ पर आधार है और घातें गुणा में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 पर कितने की घात आ जाएगी, इस प्रकार से 2 पर 2/3 की घात आ जाएगी प्लस 1/5। तो केवल आपको घातों को जोड़ देना है और इस आधार को आपको एक ही बार लिखना है। इसके बाद 3 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले 3 का पहाड़ा लिखिए, 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। फिर आप 5 का पहाड़ा लिखिए, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब 5 चौके 20। अब ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में हुई, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2 को हमने जाकिता लिखा,
3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर की संख्या 2 को हमने जाकिता लिखा, नीचे की संख्या का भाग हम नीचे की संख्या से करेंगे और 3 का भाग 15 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे, प्लस चिन्ह जाकिता। इसके बाद हमने 1 को भी जाकिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5 का भाग 15 से करेंगे तो 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 पर यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 आ जाएंगे, प्लस चिन्ह जाकिता। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आ जाएंगे, बटी में 15 हमने जाकिता लिखा। इसके बाद इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 पर कितने की घात आ जाएगी, 10 और 3 हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 13। 13/15 इसका राइट आंसर होगा। 2 पर 13/15 की घात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि 3 पर 1/3 की घात है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, 3 पर 1/3 की घात है और यहाँ पर 7 की घात है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो एक नियम होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब घात के ऊपर घात होती है इस प्रकार से कि a पर m की घात है और इस पर n की घात है, तो घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। a पर m गुणित n की घात आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 3 पर 1/3 की घात पहले से है और 7 की घात है, तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 पर 1/3 की घात आ जाएगी और इनटू में कितनी आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 पर 1/3 की घात पहले से है और 7 की घात है, तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 3 पर कितने की घात आ जाएगी, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 1 को हम जाकिता लिखेंगे, 3 और 7 का गुणा हो जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 पर कितने की घात आ जाएगी, 1/21 की घात आ जाएगी। अब इसके बाद आप चाहें तो इस घात को ऊपर ले जा सकते हैं इस प्रकार से। तो नीचे यहाँ पर धनात्मक घात है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 पर ऋण 21 की घात आ जाएगी, माइनस के 21 की घात आ जाएगी। इस प्रकार से जब हम संख्या को पलटेंगे तो जो प्लस की घात है ऊपर जाएगी तो माइनस की घात हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 पर माइनस के 21 की घात आ जाएगी। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 11 पर 1/2 की घात बटे में दिया गया है 11 पर 1/4 की घात। तो एक नियम होता है, इस नियम को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आधार समान हो, इस प्रकार से a पर m की घात हो और a पर n की घात है वो बटे में है इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a और a यहाँ पर आधार है। यहाँ पर आधार क्या है, 11 और 11 है। तो जब आधार समान हो, इस प्रकार से आधार समान हो तो भाग में घात है, बटे में दी गई है मतलब भाग में दी गई हैं। तो जब आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो a पर m माइनस n की घात आ जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 और 11 आधार समान है तो भाग में घातें अर्थात बटे में जो घातें होती हैं घट जाती हैं। तो 11 पर कितने की घात आ जाएगी, 1/2 में से हम इस वाली घात को माइनस कर देंगे 1/4 को। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12। इस प्रकार से आपको कम से कम 5-6 अंकों तक लिख लेना है। इसके बाद 4 है तो 4 का पहाड़ा लिखेंगे, 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 11 हमने जाकिता लिखा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 1 को हम जाकिता लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 का भाग हम 4 में करेंगे, नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। माइनस चिन्ह बीच में हमने जाकिता लगाया। इसके बाद 1 को हमने जाकिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 4 का भाग 4 में करेंगे, नीचे की संख्या का भाग नीचे की संख्या से करेंगे। तो 4 एकम 4, 1 का हम गुणा करेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 पर कितने की घात आ जाएगी, 2 एकम 2 आ जाएगा। माइनस चिन्ह जाकिता 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, बटे में 4 जाकिता आ जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 11 पर यदि 2 में से हम 1 को माइनस कर दें तो कितने की घात आ जाएगी, 1 की आ जाएगी, बटे में 4। तो इस प्रकार से 11 पर 1/4 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 7 पर 1/2 की घात इंटू में दिया गया है 8 पर 1/2 की घात। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में घातें समान हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आधार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं और घातें कैसी हैं, समान हैं। तो एक नियम होता है जब भी यहाँ पर कैसे हो, घातें समान हो, a पर m की घात हो इस प्रकार से और b पर भी क्या हो, m की घात हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं m क्या है, घात है। तो जब घातें समान हो और आधार अलग अलग हों तो हम आधार का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो a का हम गुणा b से करेंगे, तो यहाँ पर हम a इंटू बी लिखा और घात एक बार आ जाएगी। घात यहाँ पर m और m है तो घात क्या आ जाएगी, एक ही बार आ जाएगी। इसी प्रकार से हम 7 और 8 यहाँ पर देख सकते हैं आधार हैं, आधार अलग अलग है तो हम 7 का गुणा 8 से करेंगे और 1/2 यहाँ पर हम घात लगाएंगे। घात तो हम एक ही बार लगाएंगे इस प्रकार से, केवल आपको घात को एक ही बार लगाना है। जब भी इस प्रकार से आधार अलग अलग हों और घातें समान हों तो हम इसको इस प्रकार से a गुणित b इंटू m लिख सकते हैं। m की घात हम लगा सकते हैं, तो 1/2 की घात को हमने इस प्रकार से लगाया। इसके बाद गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 8 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 56 आ जाएंगे। तो 56 पर 1/2 की घात, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन चारों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिस प्रकार से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी प्रकार से यह क्वेश्चन भी दिए गए हैं। सेम क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर संख्या को बदल दिया गया है। यहाँ पर 2 पर 2/3 की घात थी इंटू 2 पर 1/5 की घात, लेकिन यहाँ पर 2 पर 2/3 की घात है इंटू में 2 पर 1/3 की घात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार समान है, 2 और 2 समान है। तो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 पर 2/3 की घात आ जाएगी, प्लस चिन्ह आएगा और 1/3 की घात आ जाएगी। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो आप घातों का गुणा करेंगे। और यहाँ पर जब आधार समान हो तो संख्या कैसी है, बटे में है अर्थात भाग में है। तो जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाएंगी। तो 1/5 में से आपको 1/3 को माइनस कर देना है और 7 पर घात लगा देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब घातें समान हो तो हम इसको a इंटू बी और यहाँ पर 1/5 की घात लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 13 और 17 का आप गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अध्याय 2 बहुपद, इस अध्याय की यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि शून्य बहुपद की घात है। तो आपको ध्यान रखना है शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित नहीं होती है, कोई घात नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है यह भी पूछा जाएगा कि शून्य बहुपद का शून्यक है तो परिभाषित नहीं होता है। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपको बहुपद दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि 1 + 3y है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चर की उच्चतम घात 1 मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है। तो 1 की घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं अर्थात रेखीय बहुपद कहते हैं। यदि यहाँ पर 2 की घात होती तो हम इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। यदि 3 की घात होती तो इसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यदि 4 की घात होती तो इसे हम चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह रेखीय बहुपद हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जाएगा कि आपको एक बहुपद दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि x वर्ग का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर x वर्ग के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी संख्या नहीं है। तो x वर्ग के साथ यहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पर चिन्ह भी आपको लेना है। तो x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, चिन्ह ऋण का चिन्ह आएगा और 1 आएगा। तो -1 x वर्ग का गुणांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय में से जो है रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है दूसरा खाली स्थान, बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक को बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अर्थात बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा भी पूछा जाएगा कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर की या चर के घातों में क्या होते हैं, अनेक पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहलाता है। या फिर एक शब्द या एक वाक्य में बहुपद की परिभाषा भी पूछी जा सकती है।
इसके बाद चौथा खाली स्थान है, बहुपद में चर की घात सदैव कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती है या फिर धनात्मक होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद पांचवा है, अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है? शून्य होती है। इसके बाद रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद इस अध्याय से इस प्रकार से सत्य सत्य पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद इस अध्याय से एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें सभी गुणांक शून्य हो। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं। पहले का आंसर शून्य बहुपद होगा। एक पद वाले बहुपद को हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। इसके बाद 2 पदों वाले बहुपद को हम द्विपद बहुपद कहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, केवल 3 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रेखीय बहुपद कहते हैं। इसके बाद इसमें घात पूछी गई, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 8 की है, तो घात का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस अध्याय में से 3 अंक या 4 अंक में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक बहुपद दिया जाएगा, इस प्रकार से कोई भी px या py बहुपद, और आपसे कहा जाएगा कि p0 ज्ञात कीजिए, p1 ज्ञात कीजिए और p-2 ज्ञात कीजिए। तो p0 हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस बहुपद में हम x की जगह x का मान 0 रखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप p0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। p1 हम कब ज्ञात करेंगे? जब हम x की जगह x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर p1 बन जाएगा। इस पूरे बहुपद में हम x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से हम x की जगह x का मान -2 रखेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर चूंकि y है, तो यहाँ पर हम y का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो यहाँ पर p0 आ जाएगा। सभी जगह हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। फिर इसके बाद y का मान हम एक बार 1 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। 3 अंक या 4 अंक में इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, px बराबर एक बहुपद दिया गया है 10x - 4x वर्ग -3 दिया गया है। यहाँ पर हमें p0 इस प्रकार से p0 का मान ज्ञात करना, p1 का मान ज्ञात करना है और p-2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि हम इस बहुपद में, जो कि सभी जगह x दिया गया है, इसलिए हम x की जगह क्या रखेंगे? सबसे पहले 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? p0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बहुपद px में x बराबर 0 रखने पर, तो हम x की जगह x का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जगह 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से p0 बन जाएगा। बराबर का चिन्ह जाके ता 10 को हमने जाके ता लिखा, x की जगह x का मान हम 0 रखेंगे। माइनस चिन्ह जाके ता 4 को हमने जाके ता लिखा, x की जगह हम 0 रखेंगे और वर्ग को हम जाके ता लगाएंगे। -3 को हमने जाके ता लिखा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 का गुणा यदि हम 0 से करें, आपको ध्यान रखना किसी भी संख्या से यदि हम 0 का गुणा करते हैं तो पूरी संख्या 0 बन जाती है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। माइनस चिन्ह जाके ता 4 को हमने जाके ता लिखा, 0 का वर्ग यहाँ पर 0 ही आएगा और -3 जाके ता, और यहाँ पर हमने p0 को जाके ता लिखा। इसके बाद हम p0 को जाके ता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा और 4 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। -3 को हमने जाके ता लिखा। इसके बाद हम 0 हटा सकते हैं क्योंकि 0 का तो कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर p0 का मान कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम p1 ज्ञात करेंगे, तो हम x की जगह x का मान कितना रखेंगे? इस बहुपद में 1 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे बहुपद px में x बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर, क्योंकि हमें p1 का मान ज्ञात करना है। तो जब हम x की जगह x का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है इसमें हम रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुपद दिया गया इस प्रकार से। तो हम x की जगह x का मान 1 रखेंगे तो p आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं p1 बन जाएगा। बराबर का चिन्ह जाके ता, यहाँ पर 10 को हमने जाके ता लिखा, x की जगह x का मान हम 1 रखेंगे।
इसके बाद माइनस चिन्ह जांकेता, 4 को हमने जांकेता लिखा। x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, वो वर्ग को हमने जांकेता लगाया। इसके बाद -3 हमने जांकेता लिखी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो P1 को हमने जांकेता लिखा, 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस चिन्ह जांकेता, 4 को हमने जांकेता लिखा। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 जांकेता। तो यहाँ पर P1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 को हमने जांकेता लिखा, 4 का गुणा 1 से होगा, माइनस चिन्ह को जांकेता लिखा, 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 आ जाएंगे, -3 आ जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम माइनस माइनस की संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 10 को हमने जांकेता लिखा, माइनस के 4 है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 7 हो जाएंगे। इसके बाद 10 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो P1 का मान कितना हो जाएगा, 10 में से 7 को घटाने पर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से P1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में P-2 का मान पूछा तो हम x की जगह इस बहुपद में कितना रखेंगे, -2 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर आपको बहुपद Px में रखना है। तो जो बहुपद दिया गया है Px की जगह x का मान -2 रखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 10 को हमने जांकेता लिखा, x की जगह कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, माइनस चिन्ह जांकेता, 4 को हमने जांकेता लिखा, x की जगह -2 रखेंगे, वर्ग लगाएंगे और -3 को हमने जांकेता लिखा। इसके बाद P-2 का मान हमें ज्ञात करना, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 आ जाएंगे, लेकिन माइनस चिन्ह भी आ जाएगा, माइनस चिन्ह जांकेता, 4 को हमने जांकेता लिखा, -2 का वर्ग निकालना। आपको ध्यान से समझना, -2 का वर्ग का मतलब क्या है कि -2 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा में क्या आ जाता है, प्लस चिन्ह आ जाता है। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -2 का वर्ग +4 हो जाएगा। इसके बाद -3 को हमने जांकेता लिखा, तो यहाँ पर -20 को हमने जांकेता लिखा, माइनस चिन्ह जांकेता, 4 का गुणा 4 से होगा तो 16 आ जाएंगे, -3 जांकेता। इसके बाद सभी संख्या यहाँ पर माइनस में दी गई हैं तो हम जोड़ेंगे। तो P-2 का मान जो होगा इस प्रकार से, यदि हम जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। सभी संख्याओं को आप जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 39, और सभी जगह माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो P-2 का मान कितना हो जाएगा, -39। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 3 अंक या 4 अंक में 100% इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। इसके बाद इस अध्याय में से 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि आपको एक बहुपद दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें इस प्रकार से। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है Px बराबर दिया गया है यहाँ पर x - 4। तो जब भी आप शून्यक ज्ञात करते हैं तो बहुपद के बराबर हम क्या लेते हैं, इस बहुपद के बराबर हम 0 लेंगे। तो यहाँ पर हमने x ऋण 4 के बराबर क्या लिखा, 0 लिखा। इसके बाद हम ऋण 4 का पक्षांतर यदि इस तरफ कर दें तो जो -4 है इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अभिष्ट शून्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, तो दूसरा क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। दूसरा क्वेश्चन gx के बराबर दिया गया है, 3 - 6x दिया गया है। तो हम इस बहुपद के बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यदि हम बहुपद के बराबर 0 लें, 3 - 6x के बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यदि हम सबसे पहले संख्या का पक्षांतरण कर दें तो ऋण 6x को हमने जांकेता लिखा, जो प्लस का 3 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 होगा पक्षांतर करने पर। अब इसके बाद दोनों पक्षों से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 6x बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, जो गुणा की संख्या होती है बटे में आ जाती है, तो 3/6 हो जाएगा। इसके बाद 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा। तो शून्यक का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में बहुपद के बराबर सबसे पहले हम 0 लेंगे। इसके बाद हम -7 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो जो माइनस का 7 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब इसके बाद जो गुणा की संख्या होती है बटे में आ जाती है, तो 7 के बटे 2 गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे। तो अतः अभी शून्य क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है 2y, तो 2y के बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसके बाद 2 गुणा में है
तो गुणा की संख्या बटे में आ जाएगी 0/2, और 0 के बटे कोई भी संख्या होती है तो उसका आंसर भी क्या होता है 0 होता है। तो अभी शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। 2 अंक के क्वेश्चन आपसे 100% त्रैमासिक परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इन प्रश्नों में से 4 अंक का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि शेषफल प्रमेय विधि से शेषफल ज्ञात कीजिए, px को जो है qx से भाग दीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, px बराबर एक बहुपद दिया जाएगा और एक qx बराबर दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि जो है px को qx से क्या कीजिए भाग दीजिए, और यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए शेषफल ज्ञात कीजिए। 5 अंक या 4 अंक में आपसे 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। तो यहाँ पर हम इस पहले क्वेश्चन को समझा रहे हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रकार से आपको px और qx 2 बहुपद दिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि px को qx से भाग दीजिए। तो यहाँ पर हम x+1 से इस वाले बहुपद में भाग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+1 को हमने इस प्रकार से लिखा। इसके बाद यहाँ पर इसमें हमें भाग करना है, तो इस बहुपद को हम इस प्रकार से बीच में लिखेंगे x घन -2x वर्ग -4x -1 को हमने लिखा। तो भाग हम कैसे करते हैं, इसका पहला पद हम लेते हैं और इसका पहला पद लेते हैं। x घन में हमें x का भाग करना है, तो x घन को हमने लिखा, नीचे हमने x को लिखा। अब इसके बाद देख सकते हैं जब आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। यहाँ पर x पर 1 की घात है, यहाँ पर x पर 3 की घात है। तो 3 में से यदि हम 1 की घात को घटा दें तो x पर 3 - 1 की घात आ जाएगी, अर्थात x पर 2 की घात आ जाएगी। तो यहाँ पर x पर हम 2 की घात लिखेंगे। इसके बाद हम गुणा करेंगे, तो x वर्ग का गुणा हम x के साथ भी करेंगे और x वर्ग का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, और यहाँ पर हम संख्याओं को लिखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम x वर्ग का गुणा यदि x से करें, तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर x पर 2 की घात है, यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है, तो x पर 2 + 1 की घात आ जाएगी, अर्थात x पर कितने की घात आ जाएगी 3 की घात आ जाएगी। तो यहाँ पर हम जब x वर्ग का गुणा x के साथ करेंगे तो x घन आ जाएगा, प्लस चिन्ह जहाँ कितना आएगा। x वर्ग का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर x वर्ग आएगा। इसके बाद जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस की जगह माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस चिन्ह आएगा, तो x घन प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का, माइनस के 2x वर्ग और माइनस का 1x वर्ग माना जाता है यहाँ पर, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3x वर्ग हो जाएंगे, लेकिन माइनस के आ जाएंगे। इसके बाद हम बची हुई संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं, ऋण के 4x आ जाएंगे और माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद इसका पहला पद हम लेंगे और इसका पहला पद लेंगे, तो पहला पद यहाँ पर माइनस चिन्ह 3x वर्ग है, इसका पहला पद क्या है x है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ऋण 3 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे। यहाँ पर x पर 2 की घात है और नीचे x पर 1 की घात मानी जाती है, लेकिन लगाई नहीं जाती। तो जब आधार समान हो, बटे में संख्या हो, तो जब आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं घटती हैं। तो x पर कितने की घात आ जाएगी 2 - 1 की घात आ जाएगी। 2 में से 1 को घटाएंगे तो x पर 1 की घात आ जाएगी, 1 की घात लगाई नहीं जाती है, तो यहाँ पर ऋण का कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे और कितना लिखेंगे 3x लिखेंगे। इसके बाद हम इस 3x का गुणा x के साथ करेंगे, तो चिन्ह के सहित आपको करना है। तो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऋण का 3x आ जाएगा। और x यहाँ पर x का गुणा x से करेंगे, तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। x पर 1 + 1 अर्थात x पर 2 की घात आ जाएगी, तो इस प्रकार से माइनस चिन्ह आएगा, और x पर कितने की घात आ जाएगी 2 की घात आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x वर्ग आ जाएगा। इसके बाद 3x का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा और यहाँ पर 3x आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम चिन्ह बदलते हैं, जब भी यहाँ पर हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। इसके बाद माइनस के 3x वर्ग प्लस के 3x वर्ग कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ऋण के 4x हैं प्लस के 3x हैं, 2 घटाने पर माइनस का 1x बचेगा और -1 को हमने जहाँ की तहाँ लिखा।
इसके बाद इसका पहला पद हम लेंगे और इसका पहला पद लेंगे। तो यहाँ पर पहला पद यहाँ पर क्या है, इसमें हमें भाग करना है, तो हमने सबसे पहले इसको लिखा, इसका पहला पद और इसका पहला पद। तो x से x कैंसिल हो जाएंगे, केवल यहाँ पर माइनस चिन्ह बचेगा, और जब संख्या कैंसिल हो जाती है तो 1 बचता है, तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। -1 का गुणा हम इन दोनों संख्याओं के साथ करेंगे, तो 1 का गुणा x से होगा तो -x आएगा, चिन्ह सहित आपको करना है। ऋण 1 का गुणा +1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद हम चिन्ह को बदल देंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ऊपर नीचे माइनस प्लस संख्या कैंसिल हो जाएंगी, माइनस प्लस संख्या कैंसिल हो जाएंगी, तो शेषफल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है अतः शेषफल का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 अंक में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको अच्छे से एक बार सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है कि हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो बीच वाला पद होता है, बीच वाले पद की जगह हम इसके 2 पद लिखते हैं। इस वाले भाग को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो 2 भागों में कैसे विभाजित करते हैं, लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 18 है, इसको आपको रफ में करना है, और x वर्ग का गुणांक कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो 18 का गुणा 1 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। अब 18 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं इनको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 दूनी 18 होते हैं, या फिर 2 का गुणा 9 से करेंगे तो भी 18 हो जाएंगे। इसके बाद 6 का गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो 6 तिया 18 होते हैं, या 3 गुणित 6 18 होते हैं, या फिर 18 एकम 18 होते हैं, या फिर 1 गुणित 18 होते हैं। अब इसके बाद बीच वाला पद जो है डिसाइड करता है कि इनमें से हम कौन से गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ने पर हमें 9x चाहिए, तो यदि हम इनको जोड़ें तो 9 2 11 हो जाएंगे, इसको हम नहीं ले सकते, घटाने पर 7 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर 6 गुणित 3 यदि हम इनको ले लें, 6 और 3 को जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, तो हम इसको ले सकते हैं। 9x की जगह हम इसके 2 पद लिख सकते हैं, 6x + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहली संख्या x वर्ग को जांकेता लिखा, प्लस चिन्ह जांकेता 9x की जगह हमने इसके 2 पद 2 गुणनखंड इस प्रकार से लिखे 6x और 3x। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, और लास्ट की संख्या 18 को हमने जांकेता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पद और 2 पद, 4 पद आ चुके हैं। तो हम 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पद हैं, x वर्ग और 6x हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग को हमने x × x लिखा, प्लस चिन्ह जांकेता और 6x आ जाएगा, क्योंकि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 1 की घात और 1 की घात 2 की घात हो जाएगी। अब इसके बाद हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो जब हम x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोष्ठक के अंदर x बचेगा, प्लस चिन्ह बचेगा, और यहाँ से हमने x को कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार से इन 2 पदों में से हम उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे, प्लस चिन्ह जांकेता आ जाएगा। यहाँ पर 3x है और प्लस 18 है, तो 3x को हम जांकेता लिखेंगे। इसके बाद 18 को हम इस प्रकार से 3 गुणित 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर वापस से 18 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम कॉमन लेंगे तो कोष्ठक के अंदर कौन सी संख्या बचेगी, यहाँ पर x बचेगा, 3 तो कॉमन आ चुका है, प्लस चिन्ह बचेगा, और यहाँ पर 3 को हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब इसके बाद x + 6 2 बार है, हम इसको एक ही बार लिखेंगे तो x + 6 आ जाएगा। इसके बाद बची हुई संख्याओं को हम दूसरे कोष्ठक में लिख देंगे, तो यहाँ पर x + 3 दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। 2 अंक में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे 4 अंक में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, अर्थात सीधे गुणा आपको नहीं करना है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जैसे यदि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, 103 × 107, आपको सीधे गुणा नहीं करना है, आपको सर्व समीकरण के प्रयोग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सीधे गुणा किए बिना 103 इंटू 107 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, यदि संख्या 100 से ज़्यादा है तो हम 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब हम हल करेंगे तो 100 में कितना जोड़ें कि 103 आ जाए। तो 100 में यदि हम +3 करें तो 103 आ जाएगा, इंटू आएगा। इसके बाद 100 में कितना जोड़ें कि 107 आ जाए। तो 100 में यदि हम 7 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। यदि यहाँ पर 100 से छोटी संख्या होती तो हम 100 में से संख्या को क्या करते, माइनस करते, घटाते। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 100 में से संख्या को माइनस करते। लेकिन जब 100 से ज़्यादा संख्या दी जाए तो 100 में हम जोड़ते हैं, और यहाँ पर भी हमने 100 में जोड़ा। अब इसके बाद एक सरसमीका होती है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सरसमीका की सहायता से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो सरसमीका होती है, यदि इस प्रकार से x + a इंटू एक्स + b हो, तो जो सरसमीका होती है x वर्ग प्लस a + b इंटू एक्स होता है प्लस a इंटू बी होता है, इस प्रकार से। अब इसके बाद यदि हम तुलना करें, इसकी तुलना यदि हम इस वाले सरसमीका से करें तो x का मान यहाँ पर 100 हो जाएगा, x का मान यहाँ पर 100 हो जाएगा। a की तुलना हम a से करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b की तुलना b से करेंगे तो b का मान 7 हो जाएगा। तो जब हम लिखेंगे तुलना करने पर, तो आपको तुलना कर लेना है, क्योंकि इस फार्मूला में, सरसमीका में हमें x के मान की ज़रूरत होती है, a और b के मान की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा तुलना करने पर, तो x की तुलना 100 से हो जाएगी तो x का मान यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी x का मान 100 हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 3 और b का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसके बाद इस सरसमीका में हम x का मान, a का मान और b का मान रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाके था a की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 100 + 3 हो जाएगा, इंटू x की जगह कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाके था b की जगह 7 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 + 7 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, और वर्ग को हमने जाके था लगाया, प्लस चिन्ह जाके था a की जगह a का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाके था b की जगह b का मान कितना है, 7 है, तो हमने 7 को लिखा। इंटू में x दिया गया तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x की जगह x का मान 100 दिया गया तो 100 लिखेंगे, प्लस चिन्ह जाके था a की जगह a का मान 3 है, इंटू गुणा का चिन्ह लगाएंगे, b की जगह b का मान 7 है। तो इस प्रकार से आप आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का वर्ग, 100 के वर्ग का मतलब क्या है कि 100 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 100 इंटू 100 लिखा। इसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 से होगा, 1 आ जाएगा, 2 0 2 0 4 0 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आप 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 होता है। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था यहाँ पर जुड़ जाएंगे, 7 और 3 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने 10 को लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 100 को हमने जाके था लिखा। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था, 3 का गुणा 7 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने 10,000 को जाके था लिखा, प्लस चिन्ह जाके था, 10 का गुणा हम 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसके बाद 21 को हम जाकिता लिखेंगे। इसके बाद सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इकाई में 1 है तो यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 0 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तीसरी संख्या यहाँ पर 0 और 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप रफ में जोड़ भी सकते हैं। चौथे संख्या भी यहाँ जो चौथी संख्या दी गई है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो 1 आ जाएगा। इसके बाद पांचवी संख्या यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 11,021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि 3 अंक या 4 अंक में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आपको 100 में से इसको माइनस करना है। तो 100 में से यदि हम -5 करें तो 95 आ जाएगा। जब भी संख्या 100 से छोटी हो तो आपको 100 में से घटाना है। यदि संख्या 100 से बड़ी है तो आपको 100 में जोड़ना है। तो यहाँ पर 95 है तो 100 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 95 की जगह हम 100 - 5 लिख सकते हैं। दूसरे कोष्ठक में 100 - 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से यदि हम 4 को माइनस करें तो कितने बचेंगे, 96 बचेंगे। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 3। तो इस अध्याय में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर होता है प्रथम चतुर्थांश, ध्यान से समझना अच्छे से। इसमें से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर मान होते हैं धन के होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में पहला मान यहाँ पर क्या होता है, माइनस का होता है, दूसरा मान धनात्मक होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होते हैं, माइनस और प्लस होते हैं। इसके बाद जो तृतीय चतुर्थांश होता है, इसमें दोनों मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, माइनस के होते हैं। इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, इस प्रकार से पहला मान तो धनात्मक होता है लेकिन दूसरा मान ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी दो बिंदु दिए जाएं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बिंदु ऋण के 3 हैं और प्लस के 5 हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि ऋण 3 और ऋण 5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो ऋण और धन कौन सी चतुर्थांश में होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण और धन द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं। तो यह कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर माइनस और प्लस होते हैं, और तृतीय में दोनों माइनस के होते हैं, और चतुर्थ में पहला धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ध्यान रखना है एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष के मान को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से इनको ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना है एक्स अक्ष के मान को हम भुज कहते हैं और वाई के मान को हम कोटि कहते हैं। तो इनमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 अंक या 4 अंक में, या फिर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको चतुर्थांश को ध्यान रखना है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, इस प्रकार से पहला मान भी धनात्मक होता है, दूसरा होता है। द्वितीय चतुर्थांश में जो है पहला मान ऋणात्मक होता है, दूसरा मान धनात्मक होता है। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश में जो है दोनों मान ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ में क्या होता है, पहला मान धनात्मक होता है, पहला मान तो धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो कोटि का मान 5 दिया गया और भुज का मान -3 दिया गया। तो एक्स अक्ष यानी कि एक्स के मान को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई के मान को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स के मान को लिखेंगे, भुज कितना दिया गया है, ऋण 3 दिया गया है। इसके बाद कोटि हम वाई के मान को कहते हैं, तो कोटि का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि ऋण 3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भुज का मान कितना है, -5 है। तो सबसे पहले आप भुज के मान को लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स के मान को लिखते हैं, और एक्स अक्ष के मान को अर्थात एक्स के मान को हम भुज कहते हैं और वाई के मान को हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर भुज का मान कितना है, 5 है, तो हमने 5 लिखा। सबसे पहले आपको भुज का मान लिखना है, फिर कोटि का मान लिखना है। कोटि का मान -3 है, और माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो यह किस चतुर्थांश में स्थित होंगे बिंदु, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। इस प्रकार से आपको बिंदु दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में। तो इस प्रकार से यदि आप इन चिन्हों को ध्यान रखते हो तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। तो इस प्रकार से इन चतुर्थांशों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में पहला मान ऋणात्मक होता है, दूसरा मान धनात्मक होता है। लेकिन तृतीय चतुर्थांश में दोनों मान कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला मान धनात्मक होता है, दूसरा मान ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हो। तो इस प्रकार से जो है 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर, इस प्रकार से आपको बिंदु को दर्शाना होगा और इस प्रकार से आपको एक आलेख बनाना होगा। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हो और इनको आप इन चतुर्थांश में दर्शा सकते हो। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।